हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं इंदु अवाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एलिजाबेथन एज के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। और यहाँ पर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट PYQs को। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में गाइस, क्योंकि जब तक हम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और अगर उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं लर्न करते हैं, तो तब तक हमें उसकी के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं होती है। तो क्वेश्चन करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम आज एलिजाबेथन एज के बारे में तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पर उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और आ चुके हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा गाइस। चलते हैं अपने आगे के वर्क पर और जानेंगे एलिजाबेथन एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। हम यहाँ पर देखिए, जो एलिजाबेथन एज थी गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है लिटरेचर के अंदर। सो यहाँ पर एलिजाबेथन फर्स्ट जो थी, इसके टाइम में ब्लैक डेथ आई गाइस, रिफॉर्मेशन आया और इनसे पहले जस्ट हेनरी एट का शासन था। ब्लैक डेथ, रिफॉर्मेशन जैसी चीजें आने के बाद भी इन्होंने जो है पीस को कंटिन्यू रखा था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो ये थी रानी एलिजाबेथ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं इंग्लिश लिटरेचर में गाइस। ठीक है, और इंग्लिश हिस्ट्री में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। चलिए, एलिजाबेथन एज जो थी, इसको किस किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर देखेंगे। एलिजाबेथन एज को इस नाम से तो जाना ही जाता है कि ये एलिजाबेथन एज है। दूसरा, इनका जो नेम है, शेक्सपियरन एज के नाम से भी इसे जाना जाता है और रेनेसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो हमारे जो शेक्सपियर हैं वो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से, रेनेसा से और शेक्सपियर तो हैं ही अपने एज के। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो शेक्सपियर है वो किस एज से बिलोंग करते हैं, तो वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, रेनेसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो एलिजाबेथन एज है, इससे पहले का पीरियड और बाद का पीरियड गाइस, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि एलिजाबेथन एज से जस्ट पहले कौन सी एज थी। तो ये ट्यूडर पीरियड था। और एलिजाबेथन एज के जो बाद की एज है वो जैकोबियन एज है। वो कौन सी एज है? जैकोबियन एज है। और पहले का ट्यूडर पीरियड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। यहाँ पर देखिए, एलिजाबेथन एज में पोएट्स, ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर, यूनिवर्सिटी विट्स, ये सभी थे एलिजाबेथन एज के टाइम में। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी हैं, जो ड्रामाटिस्ट हैं, कुछ यहाँ पर प्रोज राइटर हैं, पोएट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो कंटेम्प्रेरी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो आप बता सकते हैं बेन जॉनसन है, थॉमस मिडल्टन है, ठीक है, जॉन फोर्ड हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, फिलिप सिडनी है, फ्रांसिस बेकन है। ठीक है, तो ये हैं सभी। तो पोएट हमारे ये हैं गाइज। यहाँ पर ये सभी पोएट हैं, आप जान लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन है। थॉमस सेकविल है, थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज गैस्कॉइन, एडमंड स्पेंसर, इन सबको अपने अच्छे से आपने रीड कर लेना है। थॉमस याट हैं। दूसरे जो ड्रामेटिस्ट हैं वो यहाँ पर हैं, शेक्सपियर सबसे ऊपर हैं उनमें, और बेन जॉनसन है, थॉमस मिडल्टन है, जॉन वेबस्टर हैं, जॉन फोर्ड हैं, इन सब के नाम आपने यहाँ पर पढ़ लेने हैं। प्रोज राइटर सर फिलिप सिडनी है, फ्रांसिस बेकन है, ठीक है, तो होकर हैं, विलियम वेब हैं, ये सभी हैं प्रोज राइटर, आप इनको देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली है बना करके, उसमें यूनिवर्सिटी विट्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है और वहां पर क्वेश्चन कराए हैं इनसे रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। आपको पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मिल जाएगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं पहली वीडियोज में इनको पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। बात करते हैं आगे, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। विच एज इज इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कौन सी एज है जो नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड के नाम से जानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, एलिजाबेथन एज ही है ये, जो नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड के नाम से जानी जाती है। एलिजाबेथ को जो है, रानी एलिजाबेथ को जो है सिंगिंग बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये हमारे दोनों हैं, सर थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, जिन्होंने इंग्लैंड में जो है सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, है ना। चलिए, नेक्स्ट वन, इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा, थॉमस याट और हेनरी हावर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे,
The credit of introducing sonnet in England goes to Sir Thomas Yat. The sonnet of Sir Thomas Yat and Henry Howard, Earl of Surrey के नाम से इनको भी जाना जाता है, अर्ल ऑफ सरे दोनों को, ठीक है, थॉमस यार्ड और हेनरी हावर्ड को, वर पब्लिश्ड इन टोटल मिसलेनी। इनका जो कंबाइंड वर्क आया टोटल मिसलेनी, तो इसके अंदर इन्होंने अपने सोनेट को पब्लिश किया 1557 में अंडर द सेक्शंस। अब इसके अंदर कलेक्शन का था, सॉन्ग और सोनेट का कलेक्शन था। गाइस क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जो टोटल मिसलेनी है ये इसके अंदर किस किस चीज का कलेक्शन है, तो सॉन्ग और सोनेट का कनेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। अर्ल ऑफ सरे डिड नॉट फॉलो द इटालियन पैटर्न, इन्होंने इटालियन पैटर्न को फॉलो नहीं किया, बल्कि इंट्रोड्यूस ए न्यू स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम इन सोनेट दैट वाज नाउन एज इंग्लिश सोनेट। तो इन्होंने जो इटालियन पैटर्न पहले से चला आ रहा था उसको फॉलो नहीं किया अपने वर्क के अंदर, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसमें फॉलो किया इन्होंने इंग्लिश सोनेट को, ठीक है। तो यहाँ पर more popularly as शेक्सपियरन फॉर्म ऑफ सोनेट, जो शेक्सपियरन फॉर्म ऑफ सोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले थॉमस यार्ड और हेनरी हावर्ड ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद शेक्सपियर ने अपने सोनेट इसी को फॉलो करके लिखे। आगे की बात करते हैं। When sonnet was introduced in England, इंग्लैंड में सोनेट कब इंट्रोड्यूस हुए, तो ये अर्ली 16th सेंचुरी हुए, क्योंकि उसी एज से बिलोंग करते हैं हमारे अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। चलिए, who simplified the pattern of Italian sonnet and introduced in England, तो इंग्लैंड में जो इटालियन सोनेट हैं उनको इंट्रोड्यूस किसने किया, टुगेदर याट एंड हावर्ड ड्यू टू देयर एक्सीलेंट ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। जब इन्होंने अपना जो है एक्सीलेंट ट्रांसलेशन किया पेट्रार्कन सोनेट का, थॉमस यार्ड और हेनरी हावर्ड ने, तो इनको जाना जाने लगा फादर्स ऑफ द इंग्लिश सोनेट के नाम से, इनको जाने लगा फादर ऑफ द इंग्लिश सोनेट। वाइल याट इंट्रोड्यूस द सोनेट, जब याट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इनटू इंग्लिश में, तो इट वाज हावर्ड हु गिव देम द राइमिंग मीटर, तो ये हावर्ड थे जिन्होंने उन्हें राइमिंग मीटर दिया और डिवीजन दिया क्वार्टरेन में, और नाउ करेक्टराइज द सोनेट वेरियसली नेम, और अब उसको अलग अलग नेम से भी जाना जाने लगा, इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाने लगा, एलिजाबेथन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा, शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज को पहली बार रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ये कौन थे, एलिजाबेथन एज को जो पहली बार रिकॉग्नाइज किया सोनेटियर के नाम से, तो ये हमारे फिलिप सिडनी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर फिलिप सिडनी 1554 टू 1586 तक इनका टाइम पीरियड रहा एज ए इंग्लिश पोएट, कॉर्टियर और स्कॉलर एंड सोल्जर, हु इज रिमेंबर एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर के नाम से इनको जाना जाता था वहां पर। हिज वर्क इंक्लूड एस्टोफल एंड स्टेला, इनका एक फेमस वर्क था एस्टोफल एंड स्टेला, और जिसमें द डिफेंस ऑफ पोएजी इनका वर्क था, द डिफेंस ऑफ पोएजी, द डिफेंस ऑफ पोएट्री और एन एप्लोग फॉर पोएट्री एंड द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, ये सभी इनके फेमस सोनेट सीक्वेंस थे। एस्टोफल एंड स्टेला के अंदर इन्होंने इसे पब्लिश कराया था 1580s में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट, फिलिप सिडनी के सोनेट का टाइटल क्या रहा, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ लिया है, एस्टोफल एंड स्टेला ही इनके जो सोनेट का टाइटल रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली कंपोज इन 1580s, फिलिप सिडनीज एस्टोफल एंड स्टेला जो पब्लिश हुआ था इनका, तो इज एन इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंटेनिंग 108 सोनेट, इसके अंदर 108 सोनेट का कलेक्शन था और 11 सॉन्ग थे, और द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स एस्टर, जो जो यहाँ नेम इन्होंने लिया इसका, फिलिप सिडनी ने एस्ट्रोफल एंड स्टेला अपने जो सोनेट कलेक्शन का नाम लिया, तो ये कहाँ से लिया, ग्रीक वर्ड से लिया जिसका नाम है एस्टर, एस्टर का मतलब है स्टार और फिल का मतलब है लवर, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने इसका नाम लिया, लैटिन वर्ड है ये दोनों, स्टेला का मीनिंग होता है स्टार, ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर के जो सोनेट थे उनके कलेक्शन का नाम क्या था, तो ये था अमोर्ती, ठीक है।
ये अमौर्ती था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। एडमंड स्पेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। 1552 और 1553 से 1599 तक ये एक इंग्लिश पोएट के नाम से जाने जाते थे। बेस्ट नाउन फॉर द फेरी क्वीन के नाम से, मतलब ये इनका एक बहुत ही फेमस वर्क रहा फेरी क्वीन, तो इससे इन्हें एक अलग पहचान मिली एक इंग्लिश पोएट के रूप में। और एन एपिक पोएम एंड फैंटेस्टिकल एल्गरी, ये एक एल्गरी है, एक एपिक पोएम भी है जो फेरी क्वीन है, सेलिब्रेटिंग द ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथन फर्स्ट। ठीक है, अमृति इनका वर्क है दूसरा जिसकी वजह से इन्हें जो बहुत एक अच्छी पहचान मिली। फर्स्ट पब्लिश इन 1595 में सोनेट सीक्वेंस है इनका, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन द 16th सेंचुरी में इन्होंने इसे लिखा। और सीक्वेंस डिस्क्राइब्स हिज कोर्टशिप्स एंड इवेंचुअली मैरिज टू एलिजाबेथन बायले। जो एलिजाबेथन बायले है इनको इन्होंने प्रपोज किया था और उसके अंदर इन्होंने अपनी मैरिज के बारे में जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है सोनेट के अंदर। तो द वॉल्यूम इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट, तो इसके अंदर जो टोटल सोनेट है वो 89 सोनेट का कलेक्शन है। चलिए, हाउ मेनी सोनेट आर देयर इन अमृति, अमृति में कितने सोनेट हैं तो हमने पढ़ लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 89 सोनेट का कलेक्शन है ये। अमृति वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1595 इन लंदन बाय विलियम पॉन्सबी, तो विलियम पॉन्सबी के द्वारा इसको जो है पब्लिश कराया गया था 1595 में। इट वाज प्रिंटेड एज पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एंटाइटल अमृति एंड एपिथैलेमियन। ठीक है, ये प्रिंटेड हुआ था, एक पार्ट था जिसको टाइटल दिया गया था अमृति एंड एपिथेलियम, इस नाम से इसको जो है प्रिंटेड कराया गया था। रिटन नॉट लॉन्ग सिंस बाय एडमंड स्पेंसर, और द वॉल्यूम इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट, इस वॉल्यूम के अंदर 89 सोनेट का कलेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसर एंड सोनेट, तो यहाँ पर पूछा गया है राइमिंग पैटर्न स्पेंसर एंड सोनेट्स का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई ई। स्पेंसर एंड सोनेट का जो है राइमिंग पैटर्न है गाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो ये बी ऑप्शन है ये शेक्सपियर एंड सोनेट का पैटर्न है, राइमिंग पैटर्न है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये शेक्सपियर यानी कि जो इंग्लिश सोनेट हैं उनका पैटर्न है। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न है ये वाला। ठीक है, ये पेट्रार्कन सोनेट है। चलिए, इन दोनों में कपलेट होता है लास्ट में, और इसमें जो है ये ऑक्टेव और सेस्टेट का जो है पेयर होता है इसमें। चलिए, हु रोट द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडियाज मिरर, ये कलेक्शन सोनेट का किसने लिखा है जिसका टाइटल है आइडियाज मिरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल ड्राइटन। आइडियाज मिरर माइकल ड्राइटन का कलेक्शन है सोनेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, माइकल ड्राइटन 1563 टू 1631 हैज कंपोज्ड आइडियाज मिरर, इन्होंने जो आइडियाज मिरर को कंपोज किया था 1563 से 1631 के बीच में किया था। और 1594 से में बाद में जो है लेटर इन्होंने क्या किया था, आइडियाज के नाम से इसको कंपोज किया था, और इसके अंदर कलेक्शन आया था 73 सोनेट्स का। ठीक है, इसको बाद में नाम दे दिया गया था आइडियाज मिरर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज, तो इसका तो आपको पता ही होगा, एलिजाबेथन एज के जो ग्रेटेस्ट सोनेटियर के नाम से जाना जाता है तो ये है हमारे शेक्सपियर ही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज्ड, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स को कंपोज किया, तो यहाँ पर 154 सोनेट उन्होंने कंपोज किए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स, 1 से लेके 126 तक के जो सोनेट हैं 126 सोनेट उन्होंने किसको डेडिकेट करके लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर डब्ल्यू.एच को। ठीक है, मिस्टर डब्ल्यू.एच को इन्होंने डेडिकेट किए हैं 126 सोनेट, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और जो बाकी के सोनेट थे वो किसको किए हैं, लगभग 28 सोनेट किसको डेडिकेट किए हैं उन्होंने, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। टू होम शेक्सपियर डेडिकेट हिज रिमेनिंग सोनेट, तो ये डार्क लेडी है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाता है। रिमेनिंग सोनेट उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए इसके बारे में एक नोट्स दिया हुआ है, इसे भी जानेंगे थोड़ा सा। Mr. W.H. is a person known only by his initial to whom the first edition of William Shakespeare sonnets 1609 was dedicated. जो इनका कलेक्शन आया 1609 में सोनेट्स का, वो डेडिकेट किए इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू.एच को। और मिस्टर डब्ल्यू.एच रिकॉग्नाइज्ड एज हेनरी वसले, ठीक है, इनको हेनरी वसले और थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन
और हु वाज नोटेड पैटर्न ऑफ सेवरल राइटर्स एंड विलियम हर्बर्ट, थर्ड अर्ल ऑफ पैम्ब्रोक। ये सब इन्हीं के नाम है गाइस, तो इन्हें ध्यान में रखना है। ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले, ठीक है, हर्बर्ट, थर्ड अर्ल ऑफ पैम्ब्रोक, ठीक है। तो ये इनको जो है इनकी कंप्लीट नेम है अलग अलग, और अगर एग्जाम में अलग अलग नाम आ जाएं इस तरीके से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो सकता है मिस्टर डब्ल्यूएच का। चलिए, हाउ मेनी लाइन ए सोनेट हैज, एक सोनेट के अंदर कितनी लाइनें होती हैं ये तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 लाइन का एक सोनेट होता है गाइस। Traditionally, the sonnet is a 14-line poem written in iambic pentameter, employing one of several rhyming scheme and adding to a tightly structured thematical organization। ठीक है, तो जो सोनेट होता है ये 14 लाइन का होता है और पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है। अलग अलग इनकी राइमिंग स्कीम हो सकती है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी स्टेंजास आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट के अंदर कितने स्टेंजास होते हैं गाइस, जो इंग्लिश सोनेट है उसके अंदर कितने स्टेंजास होते हैं, तो 4 स्टेंजा होता है। हाउ मेनी स्टेंजास आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट, इसके अंदर 4 स्टेंजा पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस, 4 स्टेंजा। वो अलग बात है कि उसमें 3 क्वार्टन एंड 1 कपलेट होता है, लेकिन स्टेंजा 4 ही बोले जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है 3 क्वार्टरन एंड 1 राइमिंग कपलेट, तो 4 स्टेंजा टोटल हुए। हाउ मेनी क्वार्टरन आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट, एक इंग्लिश सोनेट के अंदर क्वार्टरन कितने होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 क्वार्टरन होते हैं। ओके, 3 क्वार्टरन होते हैं इसके अंदर। चलिए, हाउ मेनी लाइन्स आर फाउंड इन ए क्वार्टरन, एक क्वार्टरन के अंदर कितनी लाइनें होती हैं, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, इसके अंदर 4 लाइन होती हैं, एक क्वार्टरन के अंदर कितनी लाइनें होती हैं, 4। नेक्स्ट वन, ये सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं बहुत ज्यादा जो नए हैं बिल्कुल आपके लिए। हाउ मेनी कपलेट्स आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट, एक इंग्लिश सोनेट के अंदर कितने कपलेट्स पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा 1 कपलेट पाया जाता है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, यानी कि 6 पेयर सोनेट की राइमिंग स्कीम यहाँ पर पूछी जा रही है, तो यहाँ पर यही है इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश एसे के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। इंग्लिश एसे के नाम जो है इसके बारे में हमने नोट्स पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश एसे, फादर ऑफ द इंग्लिश एसे किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन है ये हमारे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश एसे के रूप में, फादर ऑफ द इंग्लिश एसे के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर पढ़ लेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626 वाज एन इंग्लिश फिलोसफर के रूप में इन्हें जाना गया इतने टाइम पीरियड तक, एंड स्टेट्समैन हु सर्व एज अटॉर्नी जनरल एज लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। बेकन हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म। He is also known as father of English essay. His essay were published in 3 edition. उनके जो essay आए वो 3 edition में आए, और इनको फादर ऑफ द इंग्लिश एससी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक फिलोसफर के रूप में इन्होंने काम किया, एक स्टेट्समैन के रूप में वर्क किया, अटॉर्नी ऑफ जनरल के रूप में वर्क किया इन्होंने इंग्लैंड के अंदर, एक लॉर्ड काउंसलर भी रही है, तो ये जो है फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म के नाम से भी इन्हें जाना गया। ठीक है, चलिए, तो इनके जो एस्से का कलेक्शन है वो 3 एडिशन में आया, और ये कौन कौन सा है, 3 एडिशन कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट एडिशन में आया 10 एसे का कलेक्शन आया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जो फ्रांसिस बेकन है उनके फर्स्ट एसे में कितने जो है कलेक्शन आया, कितने एसे का कलेक्शन था ये। ठीक है, तो फर्स्ट एसे जो है, फर्स्ट एडिशन जो है उसमें 10 एसे का कलेक्शन आया इनका। ठीक है, दूसरे में सेकंड एडिशन में 38 एसे का कलेक्शन आया 1612 में, ये हमें याद रखना है। फर्स्ट एडिशन 10 एसे में आया फ्रांसिस बेकन का, सेकंड एडिशन 38 ऐसे आए, और थर्ड एडिशन में 58 ऐसे आए। ठीक है, 58 ऐसे आए। ओके, चलिए, बेकन वाज द चाइल्ड डैश मोमेंट, ये तो ये कौन से मोमेंट के चाइल्ड कहे जाते हैं जो बेकन है, इनको कौन से,
बेकन वाज द चाइल्ड डैश मोमेंट, तो कौन से मोमेंट के? रेनेसा की चाइल्ड इनको कहा जाता है कि रेनेसा को ये लेकर आए। देखिए यहाँ नोट दिया गया है इनके बारे में। Tillotson says Bacon the man was the produce of Renaissance. Man's glory generates or tense his opportunities of mind and body, his eye finally rolling across the uh, subtlety and magnificence of the world. His joy is learning, discovery, weighing, creating. All this is this acid existence in Bacon's mind shifted through into the essay. ठीक है, तो इसका जो मतलब है, इसमें कहा गया है कि जो क्लोस्टन है वो कहते हैं कि बैगन पुनर्जागरण के उत्पादक थे, जो रेनेसा है उसके वो उत्पादक थे। उनकी आंखें दुनिया की सूक्ष्मता और भव्यता पर केंद्रित रही। उनको जो आनंद मिला, उनके सीखने खोजने का जो वर्क था, ठीक है, तोलने का, सृजन करने का, से जो उन्हें आनंद मिलता था, ये सब उनके दिमाग में पहले से ही मौजूद था, जो उन्होंने अपने निबंध के माध्यम से एक्सप्रेस भी किया है। ठीक है, जो उन्होंने अपने एस्से लिखे हैं वहां से उन्होंने उसे एक्सप्रेस भी किया है। चलिए नेक्स्ट वन, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बैकन यूज इन हिज एसे, तो उन्होंने अपने एसे में कौन से स्टाइल को यूज किया है? तो ये जाने जाते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो फ्रांसिस बैकन है वो एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बैकन इज नॉन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसे। चलिए, whose essays are called a handbook of practice wisdom, तो ये किसके ऐसे हैं जो एक हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस विजडम के नाम से जाने जाते हैं? तो ये बैकन के ही ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये ऑर्नामेंट है गाइस, ओ आर, सॉरी एक मिनट, ORNAMENT, ऑर्नामेंट। ठीक है, इसको कर लीजिएगा ठीक। ये ऑर्नामेंट है एंड फॉर एबिलिटी। ये किसने कहा? जो अध्ययन है वो आनंद के लिए, ठीक है, और योग्यता के लिए और आभूषण के लिए है। तो ये किसने कहा? तो ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैकन ने ही ऐसा कहा है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म, तो एम्पायरिसिज्म के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बेकन, इन्हीं को जाना जाता है, बेकन को, ठीक है, एम्पायरिसिज्म के फादर के नाम से। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड वन ऑफ द फादर ऑफ साइंस, ये भी राइट आंसर इसका भी जो है बेकन ही हो जाएगा। फादर ऑफ द साइंस के नाम से भी बेकन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। बेकन की ही बात कर रहे हैं हम, मोस्टली क्वेश्चन बेकन से ही रिलेटेड है यहाँ पर। हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन इंग्लैंड, कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पर कॉमन लॉज होगा गाइस, कॉमन लॉज, सॉरी एक मिनट, कॉमन LOWS, कॉमन लॉज, ठीक है। तो ये कॉमन लॉज है ऑफ इंग्लैंड। हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड, या आगे ऑफ भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका भी आंसर बेकन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन इज बेस्ट नाउन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं जो फ्रांसिस बेकन है? बेस्ट नाउन फॉर, तो प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, या प्रमोशन ऑफ द पॉलिटिकल मेथड, या इकोनॉमिकल मेथड, या साइकोलॉजिकल मेथड। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि फादर ऑफ द साइंटिफिक, फादर ऑफ द साइंस के नाम से भी इनको, मॉडर्न साइंस के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, इसी इसके लिए जो बेस्ट जाना जाता है इनको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हु रोट नमम ऑर्गनम, नमम ऑर्गनम किसने लिखा? नमम ऑर्गनम किसका वर्क है? फ्रांसिस बेकन का ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। तो नवम ऑर्गनम इज ए फिलोसफिकल वर्क, इनका एक फिलोसफिकल वर्क है ये, बाय फ्रांसिस बेकन, रिटन इन लैटिन, इन्होंने इसे लैटिन में लिखा और पब्लिश किया इसको 1620 में। द टाइटल इज रेफरेंस टू एरिस्टोटल वर्क, अरिस्टोटल का एक वर्क था ऑर्गेनम, ठीक है, उससे इन्होंने इसका टाइटल लिया, विच वाज हिज ट्रीटाइज और लॉजिक एंड सिलोजिज्म, ठीक है। तो ये एक वर्क था इनका अरिस्टोटल का, जिससे इन्होंने इसका टाइटल लिया। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ऐसे वर रिटन बाय बैकन, बैकन के द्वारा कितने ऐसे लिखे गए, कितने टोटल ऐसे इन्होंने लिखे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58 ऐसे इन्होंने लिखे टोटल। आगे की बात करते हैं, हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये किसने लिखा फ्रांसिस बेकन के बारे में कि वो वाइजेस्ट थे, ब्राइटेस्ट थे और मीनेस्ट थे मैनकाइंड के, ठीक है। वो तो ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप ने ऐसा इनके लिए लिखा बैकन। एक प्रतिभाशाली मतलबी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया है, तो किसने किया है? ये अलेक्जेंडर पोप ने किया है गाइस। तो इसका राइट आंसर आपका अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप इन एपिस्टल फोर्थ ऑफ हिज एसे ऑन मैन, एक ऐसे आया इनका ऑन मैन करके, ऐसे ऑन मैन, रेफर टू सर फ्रांसिस बैकन को ही रेफर किया इन्होंने ये। इसमें इन्होंने लिखा है इनके लिए द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इनके लिए लिखी है ये लाइनें। दिस कैरेक्टर रेफरेंस ऑफ बैकन इज रेफर टू इन मैनी अदर ऐसे। और बैकन को इसी कैरेक्टर के रूप में इन्होंने अपने दूसरे एसेज में, बहुत सारे एसेज में जो है इसी तरह से रेफरेंस बैकन का दिया है। Which English writer said English is a vulgar language and would remain so forever? ये किस राइटर ने कहा है, इंग्लिश राइटर ने, कि जो इंग्लिश है ये बस लैंग्वेज है और ये हमेशा रहेगी ऐसे ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बैकन ने ही कहा है इंग्लिश के लिए कि ये वल्गर लैंग्वेज है और ये हमेशा रहेगी। बिसाइड इंग्लिश इन विच लैंग्वेज बैकन रोट? इंग्लिश के अलावा उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है बैकन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने लैटिन में भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर बैकन ऐसे फर्स्ट अपीयर्ड? बैकन के जो ऐसे थे सबसे पहले कौन से ईयर में अपीयर्ड हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1597 में पहली बार अपीयर्ड हुए। जो बैकन के ऐसे हैं वो पहली बार 1597 में अपीयर हुए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऐसे आर देयर इन द थर्ड एडिशन ऑफ बैकन ऐसे? तो बैकन के ऐसे जो थर्ड एडिशन आया था बैकन के ऐसेज का, उसमें टोटल कितने ऐसे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, 58 ऐसे का कलेक्शन आया था जो लास्ट में आया था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहेगा गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू।